हेलो गाइस, एडुटैप आपका वेलकम करता है। आज हम इंक्लूसिव एजुकेशन पे वीडियो नंबर 2 पढ़ने वाले हैं। हमने ऑलरेडी कुछ कंटेंट वीडियो नंबर 1 में कवर कर लिया है और हम आशा करते हैं कि वो वीडियो आपने देख लिया होगा। हमने वीडियो नंबर 1 में गिफ्टेड और फिजिकली हैंडिकैप चिल्ड्रन के बारे में पढ़ा था। हम वीडियो नंबर 2 में चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबिलिटीज और चिल्ड्रन फ्रॉम डिसएडवांटेज पार्ट ऑफ सोसाइटी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले ये समझते हैं कि वो बच्चे कौन होते हैं जिनमें लर्निंग डिसेबिलिटी होती है। सबसे पहले तो ये बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है कि जिन बच्चों में लर्निंग डिसेबिलिटी होती है वो मेंटली रिटार्डेड होते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बच्चे भी नॉर्मल और अबव नॉर्मल इंटेलिजेंस या आईक्यू रखते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि इन बच्चों के ब्रेन में कुछ डिसफंक्शनिंग होती है जिसके कारण उनमें लर्निंग डिसेबिलिटी होती है। इन बच्चों में इस डिसफंक्शनिंग के कारण कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, जैसे कि कुछ बच्चे शायद अच्छे से पढ़ नहीं पाते, कुछ बच्चे अच्छे से लिख नहीं पाते, कुछ बच्चे अच्छे से स्पेल नहीं कर पाते, या फिर कुछ बच्चे किसी चीज को अच्छे से कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाते। लेकिन इनमें जो ये प्रॉब्लम होती है ये एक टेम्परेरी प्रॉब्लम होती है। इसको अगर सही से हैंडल किया जाए तो ये बच्चे भी नॉर्मल बच्चों की तरह एक्सेल कर सकते हैं। हमने सेम चीज मूवी तारे जमी पर देखी थी, जहां पे इस बच्चे को एक लर्निंग डिसेबिलिटी थी, जहां पे उसको पढ़ने में प्रॉब्लम थी और उसको अक्षर उल्टे पुल्टे दिखते थे। इसके कारण वो क्लास में परफॉर्म नहीं कर पाता था। लेकिन जब एक्टर आमिर खान ने उसको सही से गाइडेंस दी, कोचिंग दी, तो वो बच्चा भी दूसरे बच्चों की तरह एक्सेल करने लग गया और यहां तक कि क्लास में फर्स्ट आने लग गया था। तो हम ये कह सकते हैं कि लर्निंग डिसेबिलिटी एक वेरिएबल स्टेट है, मतलब ये कोई परमानेंट स्टेट नहीं है जो ठीक नहीं हो सकती है। अगर आप बच्चे को सही तरीके से गाइडेंस दें, कोचिंग दें, मेंटरिंग दें, तो बच्चा अपनी लर्निंग डिसेबिलिटी को ओवरकम करके नॉर्मल बच्चों की तरह एक्सेल कर सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लर्निंग डिसेबिलिटीज आर जनरली फाउंड, कि लर्निंग डिसेबिलिटीज जनरली कौन से बच्चों में पाई जाती है। पहली ऑप्शन है इन स्पेशली दोज चिल्ड्रन हुज पैटर्नल रिलेटिव्स हैव सच प्रॉब्लम्स। ये गलत है क्योंकि लर्निंग डिसेबिलिटी हेरिडिटी पे डिपेंड नहीं करती है। इन चिल्ड्रन विद एवरेज टू सुपीरियर आईक्यू, ये सही है क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि लर्निंग डिसेबिलिटी बच्चे मेंटली रिटार्डेड बच्चे नहीं होते हैं। इनका भी एवरेज से नॉर्मल आईक्यू होता है या इंटेलिजेंस लेवल होता है। तो मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। हम एक बार 3 और 4 देख लेते हैं। मोर ऑफन इन बॉयज एज कंपेयर टू गर्ल्स, नहीं ये भी गलत है। मोर ऑफन इन चिल्ड्रन बिलोंगिंग टू रूरल एरियाज एज कंपेयर टू अर्बन एरियाज, ये भी गलत है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। लर्निंग डिसेबिलिटी, के लर्निंग डिसेबिलिटी के कॉन्टेक्स्ट में इनमें से कौन सी प्रॉब्लम सही है। इज अ स्टेबल स्टेट, नहीं, क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि लर्निंग डिसेबिलिटी एक परमानेंट या स्टेबल स्टेट नहीं है। अगर लर्निंग डिसेबल बच्चे को सही से कोचिंग या मेंटरिंग दी जाए तो वो इसको ओवरकम कर सकता है। तो लर्निंग डिसेबिलिटी एक वेरिएबल स्टेट है और इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 होना चाहिए। तीसरा और चौथा ऑप्शन एक बार चेक कर लेते हैं। नीड नॉट इम्पेयर फंक्शनिंग, नहीं ये गलत है। लर्निंग डिसेबिलिटी आपकी फंक्शनिंग को इम्पेयर करती है, इसीलिए आपको प्रॉब्लम आती है। डज नॉट इंप्रूव विद अप्रोप्रिएट इनपुट, ये भी गलत है। अगर आप अप्रोप्रिएट इनपुट या गाइडेंस देंगे तो बच्चा अपनी लर्निंग डिसेबिलिटी को ओवरकम कर सकता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। हमने ये तो समझ लिया है कि लर्निंग डिसेबिलिटी होती क्या है, पर लर्निंग डिसेबिलिटी किस किस टाइप की होती है, इसके हम 8 टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। डिसलेक्सिया, हाइपरलेक्सिया, डिसकैल्कुलिया, डिसग्राफिया, अफेजिया, डिस्प्रेक्सिया, डिस्मॉर्फोफोबिया और एडीएचडी। घबराने की जरूरत नहीं है, ये नाम आपको बहुत ज्यादा मुश्किल लग रहे होंगे, लेकिन हम इनको एक एक करके बहुत आराम से समझेंगे और ये एग्जाम के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इसमें से हर साल क्वेश्चन आता ही आता है। सबसे पहले देखते हैं कि डिसलेक्सिया क्या होती है। डिसलेक्सिया वो लर्निंग डिसेबिलिटी है जिसमें बच्चों को पढ़ने में प्रॉब्लम आती है। इस लर्निंग डिसेबिलिटी में कई बार बच्चे लेटर्स को उल्टा पढ़ने लगते हैं या उल्टा लिखने भी लगते हैं। कुछ लोग डिसलेक्सिया को विजुअल इशू भी मानते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पे देखिए कि इस बच्चे के अगर सामने पैसिफिक को लिख दिया जाए तो ये पैसिफिक को पैसिफिक पढ़ने की बजाय स्पेसिफिक पढ़ेगा। तो आप देख सकते हैं कि कैसे बच्चा वर्ड्स को जंबल करके कुछ अलग ही मीनिंग निकाल लेता है। इसीलिए हम कहते हैं कि डिसलेक्सिया में रीडिंग की प्रॉब्लम आती है। अब हम एक क्वेश्चन करेंगे। अ चाइल्ड कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन सॉ एंड वॉज,
न्यूक्लियर एंड अनक्लियर, ही शी इज सफरिंग फ्रॉम। कि एक बच्चे को इन वर्ड्स में कंफ्यूजन हो रही है कि सॉ और वॉज में क्या डिफरेंस है और न्यूक्लियर और अनक्लियर में क्या डिफरेंस है, तो वो किस चीज से सफर कर रहा है। ये तो क्लियरली वो प्रॉब्लम है जिसमें बच्चे को पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है, मतलब वो वर्ड्स को जंबल अप कर रहा है। तो इसका मतलब बच्चा डिसलेक्सिया से सफर कर रहा है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है कि डिफिकल्टी इन रिकॉलिंग सीक्वेंस ऑफ लेटर्स इन वर्ड्स एंड फ्रीक्वेंट लॉस ऑफ विजुअल मेमोरी इज एसोसिएटेड विद। कि वो कौन सी लर्निंग डिसेबिलिटी है जिसमें बच्चे वर्ड्स की लेटर्स के सीक्वेंस को रिकॉल नहीं कर पाते हैं, मतलब उनको जंबल अप करके पढ़ने लगते हैं, और उनमें फ्रीक्वेंट लॉस ऑफ विजुअल मेमोरी होता है, मतलब उनको कुछ विजुअल इश्यूज भी होते हैं। हमने ये बहुत अच्छे से पढ़ा था कि ये दोनों चीजें डिसलेक्सिया में होती हैं, जिनमें बच्चे वर्ड्स को जंबल अप करके पढ़ने लगते हैं, रिवर्स करके पढ़ने लगते हैं, और उनमें कुछ विजुअल इश्यूज भी होते हैं। तो इसीलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट लर्निंग डिसेबिलिटी जो हम डिस्कस करेंगे वो है हाइपरलेक्सिया। हाइपरलेक्सिया में बच्चे को पढ़ने के लिए तो एक एवरेज बच्चे से ज्यादा एबिलिटी होती है, लेकिन उसको प्रॉब्लम आती है जब दूसरे बोलते हैं तो वो उस चीज को समझ नहीं पाता और खुद भी वो अच्छी तरह से बोल नहीं पाता। इसीलिए इन लोगों को सोशल इंटरेक्शन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है, क्योंकि जब वो दूसरों की कही हुई चीजें समझ नहीं पाएंगे और खुद भी बोल नहीं पाएंगे तो वो सोशल इंटरेक्शन कैसे करेंगे। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया एक ऐसी लर्निंग डिसेबिलिटी है जिसमें बच्चों को नंबर्स या अरिथमेटिक को समझने में प्रॉब्लम आती है। जैसे कि एक नॉर्मल बच्चा है जो 1+5=6 या 2+5=7 को अच्छे से समझ सकता है, लेकिन अगर आप यही चीज एक ऐसे बच्चे को समझाएंगे जो डिसकैलकुलिया से सफर कर रहा है, तो उसको ये समझने में बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया एक ऐसी लर्निंग डिसेबिलिटी है जिसमें बच्चों को लिखने में दिक्कत आती है। जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं कि बच्चा कितनी मुश्किल से लिख रहा है, और जो वो लिख रहा है वो भी समझना कितना मुश्किल हो रहा है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये बच्चा डिस्ग्राफिया से सफर कर रहा है। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं। डेफिशिएंसी इन द एबिलिटी टू राइट एसोसिएटेड विद इंपेयर्ड हैंडराइटिंग इज अ सिम्टम ऑफ। कि अगर कोई बच्चा अच्छे से लिख नहीं पा रहा है तो वो किस लर्निंग डिसेबिलिटी से सफर कर रहा है। हमने अभी पढ़ा है कि जो बच्चा अच्छे से लिख नहीं पाता है वो डिस्ग्राफिया से सफर कर रहा होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट लर्निंग डिसेबिलिटी जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है अफेजिया। अफेजिया में बच्चों में इंपेयरमेंट ऑफ लैंग्वेज होती है, मतलब उनमें लैंग्वेज अच्छे से डेवलप नहीं हो पाती है, इसीलिए वो बच्चे अच्छे से बोल नहीं पाते हैं और दूसरों की बोली चीजें समझ नहीं पाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि अफेजिया और हाइपरलेक्सिया तो बिल्कुल सेम है, क्योंकि हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि हाइपरलेक्सिया में भी बच्चे अच्छे से बोल नहीं पाते हैं और दूसरों की बोली चीजें समझ नहीं पाते हैं। लेकिन अफेजिया और हाइपरलेक्सिया में एक डिफरेंस है। हाइपरलेक्सिया में रीडिंग को लेके बच्चे में एक नॉर्मल बच्चे से ज्यादा कैपेबिलिटी होती है, जबकि अफेजिया में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। एक क्वेश्चन करते हैं। अ डिसऑर्डर रिलेटेड टू लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन इज। कि वो लर्निंग डिसेबिलिटी जिसमें बच्चे को लैंग्वेज को समझने में दिक्कत हो, वो कौन सी लर्निंग डिसेबिलिटी है। इसका आंसर अफेजिया होगा, क्योंकि हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है कि अफेजिया में बच्चा लैंग्वेज को प्रॉपरली डेवलप नहीं कर पाता है और इसी कारण उसको स्पीच में यानी कि बोलने में दिक्कत आती है और दूसरों की लैंग्वेज को समझने में भी प्रॉब्लम आती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे डिस्प्रेक्सिया। डिस्प्रेक्सिया वो लर्निंग डिसेबिलिटी है जिसमें बच्चों में मोटर स्किल्स प्रॉपर से डेवलप नहीं होती हैं, और इसी कारण उन बच्चों को जंपिंग, साइकिलिंग, वॉकिंग में प्रॉब्लम आ सकती है। यहां तक कि उनको पेंसिल होल्ड करने में भी प्रॉब्लम आ सकती है, जिसके कारण शायद वो अच्छे से लिख भी ना पाए। ऐसे ही उनको लिप मूवमेंट में भी प्रॉब्लम आ सकती है, जिसके कारण उनको बोलने में भी दिक्कत आ सकती है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे डिस्मॉर्फोफोबिया। इसे हम बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर भी कहते हैं, यानी कि बीडीडी। डिस्मॉर्फोफोबिया में बच्चे को यह लगता है कि उसकी शक्ल या उसकी बॉडी बिल्कुल भी सुंदर नहीं है और उसको सुंदर बनाने के लिए उसमें बहुत सारे चेंजेस करने पड़ेंगे, यानी कि बच्चा अपनी बॉडी या शक्ल से नाखुश रहता है। नेक्स्ट डिसऑर्डर जो हम डिस्कस करेंगे वो है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, जिसे हम एडीएचडी के नाम से भी जानते हैं।
इस डिसऑर्डर में बेसिकली बच्चे बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव यानी कि एक्सेसिवली एक्टिव होते हैं। वो बहुत ज्यादा शरारतें करते हैं और कभी भी टिक कर नहीं बैठ सकते। उनका अटेंशन स्पैन भी बहुत कम होता है क्योंकि वो 4 से 5 मिनट ही अटेंटिव रहते हैं और उसके बाद शरारतें करने लग जाते हैं, जिसके कारण टीचर को उनको पढ़ाने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। चलिए क्वेश्चन करते हैं। रिड्यूसिंग द टाइम allotted to complete an assignment to make it coincide with the time of attention and increasing this time in a phased manner will be best suited to deal with which of the following disorders। कि अगर हम किसी बच्चे को ऐसी असाइनमेंट देते हैं जो उतने टाइम में की जा सके जितना बच्चे का अटेंशन स्पैन है, और धीरे धीरे हम असाइनमेंट के टाइम को बढ़ा दें ताकि बच्चे का अटेंशन स्पैन भी इंप्रूव हो जाए, ये टेक्निक किस डिसऑर्डर को ठीक करने के लिए सही होगी। तो बेसिकली हमने अभी पढ़ा था कि अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर में बच्चे का अटेंशन स्पैन बहुत कम होता है क्योंकि उसका ज्यादा ध्यान शरारतों की तरफ होता है। तो जो टेक्निक क्वेश्चन में बताई गई है वो एडीएचडी डिसऑर्डर को यानी कि अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर को ठीक करने के लिए बिल्कुल सही होगी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। अब हम पढ़ते हैं कि लर्निंग डिसेबिलिटी के कॉजेज क्या हैं। लर्निंग डिसेबिलिटी के बेसिकली दो कॉजेज होते हैं। एक तो सेरिब्रल डिसफंक्शन, मतलब आपके दिमाग में कुछ मेन चीजों का डिसफंक्शन होना जिसके कारण आप लर्निंग डिसेबिलिटी फेस करते हैं। दूसरा है इमोशनल डिस्टर्बेंस, मतलब आप इमोशनली डिस्टर्ब हैं जिसके कारण आप लर्निंग डिसेबिलिटी फेस कर रहे हैं। तो ये दोनों रीजन हो सकते हैं लर्निंग डिसेबिलिटी के। पर ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि कल्चर और हेरिडिटी के कारण भी लर्निंग डिसेबिलिटी होती है, पर यह गलत है। कल्चर और हेरिडिटी के कारण कभी भी लर्निंग डिसेबिलिटी नहीं होती है। अगर लर्निंग डिसेबिलिटी होती है तो वो इन दो फैक्टर्स के कारण ही होती है। अब हम पढ़ेंगे कि एम्बेडेड लर्निंग और ऑब्जर्वेशन का क्या मतलब है और ये लर्निंग डिसेबिलिटी को ओवरकम या इंप्रूव करने में कैसे हेल्प करती है। एम्बेडेड लर्निंग का मतलब होता है कि हम टेक्नोलॉजी का यूज करके बच्चे में लर्निंग डिसेबिलिटी को ओवरकम करें। जैसे कि कुछ बच्चे जो कि पढ़ नहीं पाते हैं उनके लिए टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्जन सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं जो कि टेक्स्ट को ऑडियो में कन्वर्ट कर देंगे, और जो बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं वो इस ऑडियो को सुन के अपनी लर्निंग कर सकते हैं। ऐसे ही कुछ और इंटरैक्टिव डिवाइसेस आते हैं जो अलग अलग तरह के होते हैं और अलग अलग तरह की लर्निंग डिसेबिलिटी को रिमूव करने में हेल्प करते हैं। एक और तरीका है जिससे टीचर ये पता लगा सकता है कि बच्चे अपनी लर्निंग डिसेबिलिटी को ओवरकम कर भी रहे हैं या नहीं, मतलब बच्चों में कोई इंप्रूवमेंट हो भी रही है या नहीं। वो तरीका है ऑब्जर्वेशन का। टीचर को बच्चों को अच्छे से ऑब्जर्व करना चाहिए जब वो बच्चे कुछ पढ़ रहे हों या कुछ काम कर रहे हों, क्योंकि ऑब्जर्वेशन से टीचर ये पता लगा सकता है कि बच्चे की सोच कैसे चल रही है, वो कैसे चीजों को अप्रोच कर रहा है। तो ये हमें याद रखना है कि ऑब्जर्वेशंस सबसे बढ़िया तरीका है ये पता लगाने का कि बच्चे में लर्निंग डिसेबिलिटी को लेकर कुछ इंप्रूवमेंट हो भी रही है या नहीं। अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। पहला क्वेश्चन करते हैं। इन द कंटेक्स्ट ऑफ लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन, providing immediate connections, stressing collaboration, and leveraging non-learning technologies such as instant messaging, intelligent search, and content management are associated with which of the following designs। कि अगर हम बच्चों के लिए कुछ टेक्नोलॉजीज यूज करते हैं उनकी लर्निंग डिसेबिलिटी को ओवरकम करने के लिए, जैसे कि इंस्टेंट मैसेजिंग, इंटेलिजेंट सर्च या कंटेंट मैनेजमेंट, तो वो किस डिजाइन के अंदर आती हैं। हमने अभी पढ़ा था कि जहां भी हम टेक्नोलॉजी को यूज करके बच्चों की लर्निंग डिसेबिलिटी को ओवरकम करने की कोशिश करते हैं वो एम्बेडेड लर्निंग होती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि एम्बेडेड लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लर्निंग डिसेबिलिटीज में अकर ड्यू टू ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, कि लर्निंग डिसेबिलिटीज इनमें से किस कारण नहीं हो सकती है। पहला है सेरिब्रल डिसफंक्शन, इसके कारण लर्निंग डिसेबिलिटी हो सकती है, तो ये इसका आंसर नहीं है। दूसरा है इमोशनल डिस्टर्बेंस, इसके कारण भी लर्निंग डिसेबिलिटी हो सकती है, तो ये इसका आंसर नहीं है। तीसरा है बिहेवियरल डिस्टर्बेंस। अब बिहेवियरल डिस्टर्बेंस हमने नहीं पढ़ा है कि इसके कारण लर्निंग डिसेबिलिटी हो सकती है, तो मेरे हिसाब से शायद ये भी आंसर हो सकता है। हम बाकी ऑप्शंस को चेक कर लेते हैं। चौथा है कल्चरल फैक्टर्स। जी हाँ, हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था कि कल्चरल फैक्टर्स के कारण कभी भी लर्निंग डिसेबिलिटी नहीं होती है, तो चौथा भी इसका आंसर हो सकता है। अब आप कंफ्यूज होंगे कि तीसरे और चौथे में से कौन सा ऑप्शन होना चाहिए, लेकिन हमने बहुत डायरेक्ट पढ़ा है कि कल्चरल फैक्टर्स के कारण कभी भी लर्निंग डिसेबिलिटी नहीं होती है, तो मैं तो चौथे ऑप्शंस के साथ ही जाऊंगा और तीसरे ऑप्शन को इग्नोर करूंगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लर्निंग डिसेबिलिटी इन मोटर स्किल्स इज कॉल्ड,
कि अगर बच्चे की मोटर स्किल्स में कुछ प्रॉब्लम है और उसके कारण वो लर्निंग डिसेबिलिटी फेस कर रहा है, तो उस चीज को हम क्या कहते हैं, मतलब उस लर्निंग डिसेबिलिटी को हम क्या कहते हैं। हमने ये भी पढ़ लिया है कि लर्निंग डिसेबिलिटी जो मोटर स्किल्स के कारण होती है उसको हम डिस्प्रेक्सिया कहते हैं, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। बाकी ऑप्शंस को देखने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि बहुत ही ऑब्वियस और डायरेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फॉलोइंग आर द एग्जांपल्स ऑफ डेवलपमेंट डिसऑर्डर एक्सेप्ट, कि इनमें से कौन सा एक डेवलपमेंट डिसऑर्डर यानी कि लर्निंग डिसेबिलिटी नहीं है। पहली ऑप्शन है ऑटिज्म। ऑटिज्म एक डेवलपमेंट डिसऑर्डर ही है क्योंकि ऑटिज्म में बच्चे को स्पीच में प्रॉब्लम आती है और उसको दूसरों से कम्युनिकेट या सोशल इंटरेक्शन में भी प्रॉब्लम आती है। दूसरी ऑप्शन है सेरिब्रल पाल्सी। ये भी एक डेवलपमेंट डिसऑर्डर है, इसमें बच्चे की मसल मूवमेंट्स बहुत रिस्ट्रिक्टेड हो जाती हैं और इसी कारण उसकी बॉडी में प्रॉपर मूवमेंट्स नहीं होती हैं, वो ज्यादातर व्हील चेयर पे ही रहता है। तीसरा है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस, मतलब आपको अगर कुछ ट्रॉमा हो, आपका कुछ एक्सीडेंट हो जाए और उसके बाद अगर आप स्ट्रेस में चले जाएं तो उसको हम डेवलपमेंट डिसऑर्डर मानेंगे। ये गलत है क्योंकि किसी भी ट्रॉमा के बाद जो स्ट्रेस होता है वो साइकोलॉजिकल होता है, वो कोई डेवलपमेंट डिसऑर्डर नहीं है। मतलब वो आपकी दिमाग की एक स्थिति है, आप उसको खुद ही ओवरकम कर सकते हैं, उसमें कोई दिमाग में डिसफंक्शन नहीं है। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 होना चाहिए क्योंकि पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस कोई भी डेवलपमेंट डिसऑर्डर नहीं है। चौथा है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, एडीएचडी। ये हम पढ़ चुके हैं कि एडीएचडी एक लर्निंग डिसेबिलिटी है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अ चाइल्ड्स नोटबुक शोज एरर्स इन राइटिंग लाइक रिवर्स इमेजेस, मिरर इमेजिंग एक्सेट्रा, सच अ चाइल्ड इज शोइंग साइंस ऑफ। कि अगर हम एक बच्चे की नोटबुक देखें तो हमें उसमें दिखता है कि बच्चे ने सही राइटिंग नहीं की है, उसने अक्षरों को उल्टा करके लिख दिया है या जंबल करके लिख दिया है। तो ये बच्चा किस चीज के साइन दिखा रहा है। हमने पढ़ा है कि जब बच्चे की राइटिंग में कुछ प्रॉब्लम हो तो हम उसे डिस्ग्राफिया कहते हैं, या बच्चा वर्ड्स को उल्टा पुल्टा करके पढ़ने लगे या लिखने लिखने लगे तो हम उसको डिसलेक्सिया कहते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं वो ये हैं कि ये लर्निंग डिसेबिलिटी है, लर्निंग डिफिकल्टी है, लर्निंग प्रॉब्लम है या लर्निंग डिसएडवांटेज है। तो क्लियरली ये एक लर्निंग डिसेबिलिटी है, चाहे वो डिस्ग्राफिया हो चाहे वो डिसलेक्सिया हो, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लर्निंग डिसेबिलिटीज में अकर ड्यू टू ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, कि लर्निंग डिसेबिलिटी इनमें से किस कारण नहीं हो सकती है। टीचर्स वे ऑफ टीचिंग, ये तो गलत है क्योंकि टीचर के पढ़ाने के तरीके से कभी भी लर्निंग डिसेबिलिटी नहीं होती है। लर्निंग डिसेबिलिटी एक बच्चे के अंदरूनी चीज है, मतलब उसके दिमाग में या उसकी बॉडी में कुछ ऐसा डिसफंक्शन है जिसके कारण वो लर्निंग डिसेबिलिटी होती है। तो टीचर के पढ़ाने से कभी लर्निंग डिसेबिलिटी नहीं होती है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। हम एक बार दूसरा, तीसरा और चौथा ऑप्शन भी देख लेते हैं। प्री नेटल यूज ऑफ अल्कोहल, कि अगर माँ बच्चे के जन्म से पहले अल्कोहल पिए तो उससे लर्निंग डिसेबिलिटी हो सकती है। इसका आंसर है हाँ, क्योंकि माँ के अल्कोहल पीने से जो बच्चा पैदा होने वाला है उसके दिमाग पे कुछ असर हो सकता है और वो लर्निंग डिसेबल हो सकता है। मेंटल रिटार्डेशन, जी हाँ, मेंटल रिटार्डेशन के कारण भी लर्निंग डिसेबिलिटी हो सकती है क्योंकि अगर आपका माइंड ही प्रॉपर काम नहीं कर रहा तो आप लर्निंग डिसेबल ही होंगे। मैग्नाइटस ड्यूरिंग इन्फेंसी, जी हाँ, ये भी एक बीमारी है जो इन्फेंसी में होती है और इसके कारण भी आपके ब्रेन में डिसफंक्शन हो सकता है और आपको लर्निंग डिसेबिलिटी हो सकती है। तो क्लियरली इसका आंसर है 1 कि टीचर के पढ़ाने के तरीके से कभी भी लर्निंग डिसेबिलिटी नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ कल्चरली एंड लिंग्विस्टिकली डाइवर्स क्लासरूम बिफोर डिसाइडिंग whether a student comes under special education category a teacher should, कि एक कल्चरली और लिंग्विस्टिकली डाइवर्स क्लासरूम में अगर टीचर को ये पता लगाना है कि बच्चा स्पेशल एजुकेशन कैटेगरी में आता है या नहीं तो टीचर को क्या करना चाहिए। स्पेशल एजुकेशन कैटेगरी का मतलब है कि उस बच्चे की कुछ स्पेशल नीड्स हैं या नहीं है। पहला ऑप्शन है नॉट इन्वॉल्व पेरेंट्स एज पेरेंट्स हैव देयर ओन वर्क, कि टीचर को पेरेंट्स को नहीं इन्वॉल्व करना चाहिए क्योंकि पेरेंट्स को अपना काम भी करना है। ये गलत है, टीचर को हमेशा पेरेंट्स के साथ कोलैबोरेशन में मिलकर ही काम करना चाहिए और पेरेंट्स भी बच्चे के बारे में बहुत कुछ जानते हैं जो टीचर को ये पता लगाने में हेल्प कर सकता है कि बच्चे की स्पेशल नीड्स हैं या नहीं है। दूसरी ऑप्शन है इवेल्युएट स्टूडेंट ऑन हर हिज मदर लैंग्वेज टू एस्टेब्लिश डिसेबिलिटी, के टीचर को बच्चे का उसकी मदर लैंग्वेज में
टेस्ट लेना चाहिए या उसको एवेलुएट करना चाहिए ये पता लगाने के लिए कि उस बच्चे की कुछ स्पेशल नीड्स हैं या नहीं। मदर लैंग्वेज का मतलब है कि उस बच्चे की नेटिव लैंग्वेज, उसको ऐसा नहीं है कि हम इंग्लिश में इवेलुएट करना शुरू कर दें, क्योंकि वो करने से बच्चा अपना बेस्ट नहीं दे पाएगा। ये बिल्कुल सही है, खास करके क्योंकि क्वेश्चन में कल्चरली और लिंग्विस्टिकली डाइवर्स क्लासरूम के बारे में कहा गया है। मतलब क्लास में बहुत अलग अलग तरह के बच्चे हैं, तो टीचर को ये पता लगाने के लिए कि वो बच्चा डिसेबल्ड है या नहीं है, बेस्ट तरीका ये है कि टीचर उसको उसकी मदर लैंग्वेज में इवेलुएट करे। तो मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर हो सकता है। हम एक बार 3 और 4 भी देख लेते हैं। यूज स्पेशलाइज्ड साइकोलॉजिस्ट, के एक स्पेशलाइज्ड साइकोलॉजिस्ट को वो बुलाएं और पता लगाएं। ये सही हो सकता है, लेकिन इसका यूज एक कॉम्प्लेक्स सिनेरियो में ही किया जा सकता है जहां टीचर बच्चे के बारे में पता नहीं लगा पा रही है। तो मेरे हिसाब से तो टीचर को सबसे पहले ऑप्शन नंबर 2 में जो बताया गया है वही टेक्निक यूज करनी चाहिए। उसके बाद अगर नहीं पता लगता है तो साइकोलॉजिस्ट की जरूरत पड़ती है। तो मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर 2 ऑप्शन नंबर 3 से ज्यादा सही है। चौथा ऑप्शन है सेग्रीगेट द चाइल्ड टू न्यूट्रलाइज द एनवायरमेंटल फैक्टर, कि हम उस बच्चे को एक अलग क्लासरूम में डाल देंगे या उसको बाकी बच्चों से अलग कर देंगे, ताकि एनवायरमेंट का उस बच्चे पे कोई इम्पैक्ट ना रहे और ये पता लगाया जा सके कि वो बच्चे की स्पेशल नीड्स हैं या नहीं है। लेकिन ये गलत है। सेग्रीगेट करना बच्चों को तो हमेशा ही गलत है, इससे बच्चों में भेदभाव बढ़ता है और उनका कॉन्फिडेंस भी लो होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा कि टीचर को बच्चे को उसकी मदर लैंग्वेज में इवेलुएट करना चाहिए। लर्निंग डिसेबिलिटीज आर, के लर्निंग डिसेबिलिटी को लेकर कौन सी स्टेटमेंट सही है? ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स एंड कल्चर हैज नो रोल इन डिटर्मिनिंग देम। ये बात सही है कि कल्चर का लर्निंग डिसेबिलिटी में कोई हाथ नहीं होता, मतलब कोई इम्पैक्ट नहीं होता, लेकिन लर्निंग डिसेबिलिटी ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स नहीं होती हैं। ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स का मतलब है कि वो एक स्टेबल स्टेट है, लेकिन लर्निंग डिसेबिलिटी एक वेरिएबल स्टेट है, उसको ओवरकम किया जा सकता है। तो पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा है सिनोनिमस विद डिसलेक्सिया, ये भी गलत है। लर्निंग डिसेबिलिटी का मतलब डिसलेक्सिया नहीं होता है, और भी कई प्रकार की लर्निंग डिसेबिलिटीज होती हैं। ऑल्सो प्रेजेंट इन चिल्ड्रन विद एवरेज और अबव एवरेज आईक्यू, ये बहुत सही आंसर है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि लर्निंग डिसेबिलिटी ज्यादातर उन बच्चों में पाई जाती है जिनका आईक्यू एवरेज है या अबव एवरेज है। तो इसलिए इसका आंसर 3 होना चाहिए। चौथा ऑप्शन है नॉट इम्यूटेबल रिस्पेक्टिव ऑफ टाइम एंड नेचर ऑफ इंटरवेंशंस, के लर्निंग डिसेबिलिटीज को ओवरकम नहीं किया जा सकता है चाहे हम कुछ भी कर लें। यह भी गलत है, क्योंकि लर्निंग डिसेबिलिटीज को बहुत आसानी से ओवरकम किया जा सकता है, बस बच्चे को सही दिशा दिखाने की जरूरत है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा कि लर्निंग डिसेबिलिटीज उन बच्चों में भी पाई जाती हैं जिनका आईक्यू एवरेज है या एवरेज से ज्यादा है। Which of the following is most appropriate method to monitor the progress of children with learning disabilities? कि अगर हम एक लर्निंग डिसेबिलिटी बच्चे की प्रोग्रेस को मॉनिटर करना चाहें तो इसमें से कौन सी टेक्निक सबसे ज्यादा सही होगी? हमने पढ़ा था कि ऑब्जर्वेशन सबसे बढ़िया टेक्निक है किसी भी बच्चे में ये पता लगाने के लिए कि वो इम्प्रूव कर भी रहा है नहीं, मतलब उसकी प्रोग्रेस के बारे में हम पता लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि नंबर चौथा जो ऑप्शन है वो है स्ट्रक्चर्ड बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन, कि हम एक स्ट्रक्चर्ड वे में बच्चे के बिहेवियर को ऑब्जर्व कर सकते हैं और उससे ये पता लगा सकते हैं कि वो बच्चे में कुछ प्रोग्रेस हो भी रही है नहीं। तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, क्योंकि ऑब्जर्वेशन ही सबसे बढ़िया तरीका है किसी भी लर्निंग डिसेबल बच्चे की प्रोग्रेस को मॉनिटर करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टरिस्टिक ऑफ चाइल्ड विद लर्निंग डिसेबिलिटी, कि इनमें से कौन सी चीज लर्निंग डिसेबल बच्चे में पाई जाती है? पहला ऑप्शन है एन आई क्यू बिलो 50, गलत है, क्योंकि लर्निंग डिसेबल बच्चों का आईक्यू ज्यादातर एवरेज और अबव एवरेज ही होता है। बुलिंग अदर चिल्ड्रन एंड एंगेजिंग इन एग्रेसिव एक्ट्स, कि वो दूसरे बच्चों के ऊपर रोब जमाते हैं और एग्रेसिव होते हैं, ये भी गलत है। डूइंग द सेम मोटर एक्शन रिपीटेडली, कि वो एक ही चीज को बार बार करते रहते हैं, ये भी गलत है। डिफिकल्टी इन रीडिंग फ्लुएंटली एंड रिवर्सिंग वर्ड्स, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि लर्निंग डिसेबल बच्चों को रीडिंग या कॉम्प्रिहेंशन या राइटिंग में प्रॉब्लम आती है, जैसे कि डिसलेक्सिया में बच्चों को वर्ड्स उल्टे दिखने लग जाते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबिलिटीज, के इनमें से कौन सी स्टेटमेंट चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबिलिटीज में पाई जाती है? हैव रिटार्डेड मेंटल डेवलपमेंट, कि उनकी मेंटल डेवलपमेंट रिटार्डेड होती है, गलत है। उनका आईक्यू भी एवरेज या अबव एवरेज होता है, तो पहला ऑप्शन कभी भी इसका आंसर नहीं हो सकता। हैव लो आईक्यू, ये भी गलत है, क्योंकि वो भी बाकी बच्चों की तरह ही इंटेलिजेंट होते हैं। हैव कंफ्यूजन बिटवीन लेटर्स एंड अल्फाबेट्स दैट लुक अलाइक, बिल्कुल सही है,
क्योंकि हमने पढ़ा है कि लर्निंग डिसेबिलिटी वाले बच्चों को रीडिंग या राइटिंग में प्रॉब्लम आती है और इसीलिए वो कंफ्यूज हो जाते हैं लेटर्स को कॉम्प्रिहेंड करने के लिए, जैसे कि डिसलेक्सिया में। इसी कारण इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। हम एक बार ऑप्शन नंबर 4 को भी देख लेते हैं। इजिली रिकॉग्नाइज एंड कॉम्प्रिहेंड साइट वर्ड्स के वो वर्ड्स को अच्छे से समझ लेते हैं, ये भी गलत है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 ही होना चाहिए कि लर्निंग डिसेबिलिटी में बच्चा लेटर्स को लेके बहुत कंफ्यूज रहता है, उसको रिवर्स करके पढ़ने लगता है या उनको जंबल करके पढ़ने लगता है। बेसिकली यहाँ पे डिसलेक्सिया की डेफिनेशन दी हुई है और डिसलेक्सिया एक लर्निंग डिसेबिलिटी है, तो हम ये कह सकते हैं कि चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबिलिटी के लिए ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, अब हमने चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबिलिटीज के बारे में अच्छे से पढ़ लिया है। हमने ये भी पढ़ लिया है कि डिफरेंट टाइप ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटीज क्या होती हैं और इनको ओवरकम कैसे किया जा सकता है। अब हम पढ़ेंगे चिल्ड्रन फ्रॉम डिसएडवांटेज पार्ट ऑफ सोसाइटी, यानी कि वो बच्चे जो पिछड़ी जाति के हैं या गरीब तबके के हैं। हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जैसे कि आदिवासी लोग हैं जो जंगलों में रहते हैं और वो मेन स्ट्रीम सोसाइटी का कभी भी पार्ट नहीं बन पाए हैं, या फिर कुछ ऐसे बच्चे हैं जो बहुत गरीब हैं, वो स्कूल ही नहीं जा पाते हैं। अगर हम ऐसे लोगों को स्कूल भेज भी दें तो वहाँ के बच्चे इन बच्चों को थोड़ा एक अलग तरीके से देखते हैं कि वो उनके जैसे नहीं है, इसलिए दूसरे बच्चे और इन बच्चों में भेदभाव बढ़ता है और दोनों कभी भी आपस में मिक्स नहीं हो पाते। लेकिन हमें इसी चीज का सलूशन ढूंढना है कि कैसे इंक्लूसिव एजुकेशन में, मतलब हम इन बच्चों को भी दूसरे बच्चों के साथ एक ही साथ पढ़ा सकें और इनको भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज दे सके ताकि ये अपने पोटेंशियल को रियलाइज कर पाए। अब जो डिसएडवांटेज सोसाइटी के बच्चे हैं, यानी कि जो बैकवर्ड कास्ट हैं या पुअर बच्चे हैं, उनमें किसी चीज की कमी नहीं है, मतलब वो तो लर्निंग डिसेबल भी नहीं है, वो अच्छे से चल फिर सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं और उनके अच्छा खासा दिमाग भी है, जिसको अगर डेवलप किया जाए तो वो भी डॉक्टर इंजीनियर बन सकते हैं। तो उनमें पूरी कैपेबिलिटी है, कमी बस इतनी है कि वो मेन स्ट्रीम सोसाइटी का पार्ट नहीं बन पाते हैं। तो टीचर को इसके लिए क्या करना चाहिए? टीचर को सबसे पहले तो इन बच्चों में कॉन्फिडेंस डालना चाहिए कि ये बच्चे भी सक्सेसफुल हो सकते हैं, आगे जाके कुछ बन सकते हैं। फिर टीचर को इनकी सक्सेस के लिए ओनरशिप और अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए, मतलब टीचर के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि बच्चे अच्छे से लर्निंग करें। अगर बच्चे अच्छे से लर्निंग नहीं कर पाते हैं तो टीचर को क्वेश्चन करना चाहिए। तीसरा है कि जो क्लास में दूसरे बच्चे हैं, टीचर को उनको सेंसिटाइज करना चाहिए, मतलब समझाना चाहिए कि डिसएडवांटेज बच्चे भी उन्हीं की तरह हैं और सबको उनके साथ घुल मिल के रहना चाहिए। चौथा है कि टीचर कभी ना चाहते हुए भी क्लास में बायस्ड हो जाती है कि वो डिसएडवांटेज चिल्ड्रन को एक अलग ट्रीटमेंट देती है एज कंपेयर टू बाकी बच्चों के। तो टीचर को ये चाहिए कि वो कभी आराम से बैठ के सोचे कि वो कौन कौन से तरीके हैं जहां वो बायस कर कर जाती है, हालांकि वो चाहती नहीं है। और टीचर को ये एनालाइज करके उन चीजों को भी रोकना चाहिए जहां वो ना चाहते हुए भी बायस डिसीजन लेती है। टीचर को फिर जो क्लासरूम में डाइवर्सिटी है उसको प्रमोट करना चाहिए, मतलब जो अलग अलग तरह के बच्चे हैं उनको आपस में घुलने मिलने के लिए कोशिश करनी चाहिए। जैसे कि हम एक रिच सोसाइटी के बच्चे को एक गरीब सोसाइटी के बच्चे के साथ बिठा देंगे तो वो आपस में घुलेंगे मिलेंगे। फिर टीचर को कुछ ऐसी गेम्स ऑर्गेनाइज करनी चाहिए जिससे बच्चे आपस में घुल मिल जाएं। इससे क्या होगा कि बच्चे क्लास में जो डाइवर्सिटी है, अलग अलग टाइप के बच्चे हैं, उनसे अच्छे से घुल मिल जाएंगे और डाइवर्सिटी को इंजॉय करेंगे, मतलब प्रमोट करेंगे। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन है इंक्लूसिव एजुकेशन के, इंक्लूसिव एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट में इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है? पहली स्टेटमेंट है इंक्लूड्स इंडॉक्ट्राइनेशन ऑफ फैक्ट्स। ये तो मुझे समझ ही नहीं आई है, तो एग्जाम में मैं ऐसी स्टेटमेंट एक बार के लिए तो छोड़ दूंगा। इंक्लूड्स टीचर्स फ्रॉम मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स, के जो डिसएडवांटेज पार्ट ऑफ सोसाइटी है हम उसमें से टीचर्स को रिक्रूट करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, टीचर्स कहीं से भी हो सकते हैं। सेलिब्रेट्स डाइवर्सिटी इन द क्लासरूम, बिल्कुल सही है, क्योंकि हमने अभी पढ़ा है कि इंक्लूसिव एजुकेशन का ये सबसे बड़ा मोटिव है कि वो क्लास में डाइवर्सिटी को प्रमोट करे, सेलिब्रेट करे। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा और यही इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स ऑफ डिसएडवांटेज ग्रुप्स शुड बी टॉट अलोंग विद नॉर्मल स्टूडेंट्स, कि जो डिसएडवांटेज बच्चे हैं उनको नॉर्मल स्टूडेंट्स के साथ एक ही स्कूल में पढ़ाना चाहिए। इससे क्या प्रतीत होता है? स्पेशल एजुकेशन, इंटीग्रेटेड एजुकेशन, एक्सक्लूसिव एजुकेशन या इंक्लूसिव एजुकेशन? अब ये तो बहुत ही डायरेक्ट है, इसका मतलब है इंक्लूसिव एजुकेशन के सारे बच्चे एक ही छत के एक साथ पढ़ें और सबको उनकी नीड्स के मुताबिक फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएं ताकि
वो भी आगे जाके अपने पोटेंशियल को रियलाइज कर पाए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इफेक्टिव वे टू कन्वे स्टूडेंट्स फ्रॉम डिसएडवांटेज सेक्शंस दैट यू एक्सपेक्ट देम टू पार्टिसिपेट एंड सक्सीड। कि अगर आप डिसएडवांटेज सेक्शंस के बच्चों को ये रियलाइज करवाना चाहते हैं कि वो भी आगे जाके सक्सेसफुल हो सकते हैं, तो इनमें से कौन सी टेक्निक सबसे ज्यादा बेहतर है। पहली ऑप्शन है आर्टिकुलेट योर कॉन्फिडेंस इन देयर एबिलिटी टू सक्सीड, कि आप उनमें कॉन्फिडेंस शो करेंगे और उनको ये जताएंगे कि उनमें एबिलिटी है सक्सीड करने की। तो मेरे हिसाब से तो ये सबसे सही ऑप्शन है, क्योंकि उन बच्चों में सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस की कमी होती है, और अगर आप उनको बताएंगे कि आपको उनमें कॉन्फिडेंस है तो उनका कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा और वो भी कुछ आगे जाके बड़ा कर पाएंगे। तो मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर 1 ही इसका आंसर है। हम एक बार 2, 3 और 4 को चेक कर लेते हैं। डेवलप योर इंटरेस्ट इन टॉपिक्स टू बी टॉट, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टीचर को वैसे भी जिन टॉपिक्स को पढ़ाना है उनमें इंटरेस्ट रखना ही होता है। कंपेयर देम विद अदर चिल्ड्रन, ये तो शुरुआत ही गलत है। हमें कभी भी डिसएडवांटेज सेक्शंस के बच्चे को अलग बच्चों से कंपेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे सेग्रीगेशन होती है और उनका कॉन्फिडेंस डाउन होता है। emphasize the point that you have high expectation of them, ये भी गलत है, क्योंकि अगर आप बच्चों से हाई एक्सपेक्टेशन रखेंगे तो वो डर जाएंगे, क्योंकि अगर आप बहुत बड़े बड़े गोल सेट कर देंगे तो बच्चा पहले ही डर जाएगा। तो सबसे सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर 1 है, कि आप अपने कॉन्फिडेंस को उन बच्चों में जताएंगे ताकि उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़े और वो भी आगे जाके अपने पोटेंशियल को रियलाइज कर पाए। टीचर्स मस्ट बिलीव इन विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डीलिंग विद डिसएडवांटेज लर्नर्स, कि डिसएडवांटेज लर्नर्स के कॉन्टेक्स्ट में टीचर को इनमें से कौन सी स्टेटमेंट या फिर कौन सी वैल्यूज में बिलीव करना चाहिए। पर्सनल अकाउंटेबिलिटी फॉर स्टूडेंट सक्सेस, कि टीचर को स्टूडेंट के सक्सेस के लिए पर्सनल अकाउंटेबिलिटी यानी कि ओनरशिप लेनी चाहिए, यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि हमने अभी आपको बताया था कि डिसएडवांटेज लर्नर्स के लिए टीचर्स को ओनरशिप और अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए, और अगर वो बच्चे फेल होते हैं तो टीचर को क्वेश्चन भी करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 ही होगा। ये बहुत ही ऑब्वियस और डायरेक्ट है, इसलिए मैं बाकी ऑप्शंस को देखूंगा भी नहीं। अब हम कुछ स्टेप्स पढ़ते हैं जो कि इंक्लूसिव एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए यूज करने चाहिए। पहला है अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिसेबिलिटी एट अर्ली स्टेज, यानी कि हम डिसेबिलिटी को अगर अर्ली स्टेज पे ही पकड़ लें तो बच्चे को शुरू से ही अच्छी गाइडेंस मिल सकती है और वो डिसेबिलिटी को बहुत आसानी से ओवरकम कर सकता है। एक्सेसिबिलिटी ऑफ स्कूल्स, ये बेसिकली फिजिकल हैंडीकैप बच्चों के कॉन्टेक्स्ट में है, कि अगर बच्चा फिजिकली हैंडीकैप है तो उनको स्कूल्स एक्सेसिबल होने चाहिए, मतलब स्कूल्स उनके घर के पास होने चाहिए, और स्कूल्स के अंदर भी प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि रैंप्स और व्हीलचेयर्स होने चाहिए। ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स, टीचर्स को कई बार कुछ स्पेशल ट्रेनिंग चाहिए होती है जो स्कूल्स को अरेंज करवानी चाहिए। जैसे कि अगर किसी टीचर को एक ब्लाइंड बच्चे को पढ़ाना है तो शायद टीचर को ब्रेल को यूज करना आना चाहिए, इसलिए टीचर्स को स्पेशल ट्रेनिंग देनी बहुत जरूरी है। मॉडिफिकेशन ऑफ करिकुलम एंड स्पेशल लर्निंग मटेरियल, कि हमें बच्चे की नीड के अनुसार करिकुलम में कुछ मॉडिफिकेशंस भी करनी चाहिए। जैसे कि अगर बच्चा फिजिकली हैंडीकैप है तो उसको वोकेशनल ट्रेनिंग देनी बहुत जरूरी है, इसलिए हमें बच्चों की नीड के अनुसार करिकुलम को मॉडिफाई कर लेना चाहिए, और करिकुलम के अनुसार ही हमें हर बच्चे के लिए सेपरेट लर्निंग मटेरियल भी बनाना चाहिए। इसके अलावा टीचर्स, कम्युनिटी मेंबर्स, एनजीओज, पेरेंट्स को मिलकर काम करना चाहिए ताकि बच्चे को प्रॉपर सपोर्ट मिले और हर तरह की सपोर्ट मिले। अगला है चाइल्ड सेंटर टीचिंग। हम चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं कि इंक्लूसिव एजुकेशन में क्योंकि हर बच्चा एक अलग बच्चा हो सकता है, हर बच्चे की एक स्पेशल नीड हो सकती है, तो स्कूल को चाहिए कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन पे फोकस करे, कि हर बच्चे को ये हक दिया जाए कि वो ही तय करे कि वो क्या पढ़ना चाहता है और कैसे पढ़ना चाहता है। लास्ट, हमें जो बच्चों की स्पेशल नीड है उनके लिए कुछ सेपरेट एवेल्युएशन टेक्निक्स भी अडॉप्ट कर लेनी चाहिए। जैसे कि अगर कोई बच्चा लिख नहीं सकता है तो उसकी इवैल्यूएशन के लिए हमें ऑरल वाइवा को ऑर्गेनाइज करना चाहिए। ऐसे ही बाकी बच्चों के लिए जिनकी स्पेशल नीड्स हैं हमें सेपरेट सेपरेट इवैल्यूएशन टेक्निक्स को अडॉप्ट करना चाहिए। चलिए अब 2 क्वेश्चन कर लेते हैं और उसके बाद इस वीडियो का अंत करेंगे। सक्सेसफुल इंक्लूजन रिक्वायर्स द फॉलोइंग एक्सेप्ट, कि सक्सेसफुल इंक्लूजन के लिए इनमें से किस चीज की जरूरत नहीं है। कैपेसिटी बिल्डिंग, सेंसिटाइजेशन, सेग्रीगेशन। ये देखिए, सेग्रीगेशन इंक्लूजन के लिए जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर हम बच्चों को अलग अलग करेंगे तो उनमें भेदभाव बढ़ेगा
और उनका कॉन्फिडेंस डाउन होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। व्हेन अ चाइल्ड विद द डिसेबिलिटी फर्स्ट कम्स टू स्कूल द टीचर शुड, कि जब एक डिसेबल बच्चा स्कूल में पहली बार आता है तो टीचर को क्या करना चाहिए? रेफर द चाइल्ड टू स्पेशल स्कूल, ये तो गलत है क्योंकि ये इंक्लूसिव एजुकेशन के ही अगेंस्ट है। टीचर को बच्चे को उसी स्कूल में पढ़ाना चाहिए। सेक्लूड हिम फ्रॉम अदर स्टूडेंट्स, ये भी गलत है क्योंकि ये तो एक टाइप की सेग्रीगेशन होगी जो कि बिल्कुल गलत है। डिस्कस विद चाइल्ड्स पेरेंट्स टू एवॉल्व कोलैबोरेटिव प्लान्स, के टीचर को पेरेंट्स के साथ मिलकर एक कोलैबोरेटिव प्लान बनाना चाहिए कि इस बच्चे का क्या करिकुलम होगा, इसे कैसे इवेल्युएट करेंगे और इसकी लर्निंग डिसेबिलिटी को कैसे ओवरकम किया जा सकता है। तो मेरे हिसाब से ये बिल्कुल सही ऑप्शन है और इसका आंसर यही होना चाहिए। हम एक बार ऑप्शन नंबर 4 भी टेस्ट कर लेते हैं। कंडक्ट एन एडमिशन टेस्ट, ये तो गलत है। एक लर्निंग डिसेबल बच्चे का एडमिशन टेस्ट लेना तो कहीं से भी जायज नहीं है। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। मैं आपका धन्यवाद करता हूं ये वीडियो देखने के लिए और आशा करता हूं कि ये वीडियो देख के आपको थोड़ा और कॉन्फिडेंस आया होगा